नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस इन विजन। आज के जो स्टॉक्स है वो हम नोटिस करेंगे। स्टॉक्स टाटा स्टील आपको मिलेगा, इंडसइंड बैंक आपको मिल जाएगा, वहीं आपको बीईएमएल मिलेगा और आईडीबीआई बैंक प्लस डाबर इंडिया के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्यों इन स्टॉक्स को मैंने पिक किया और क्यों ये जो स्टॉक्स है ये काफ़ी डिमांडिंग स्टॉक्स है और काफ़ी अच्छा मेरे को इनका एक टारगेट यहाँ पर लग रहा है। सबसे पहली बार टाटा स्टील की करते 163 का इसका प्राइस रेंज है। अगर पहले दिन की अगर एक डे की बात करूँ तो लगभग 1.8% ही गिरा है। वहीं इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ यहाँ पर आ रही है जो कि इसके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है और शायद इसी वजह से यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो गिरा है। इंडसइंड बैंक के बारे में हम देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा अगर हम देखें इसको। बट अभी ये जो स्टॉक है ये काफ़ी इसके लोअर फेस पर चल रहा है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। वहीं बीईएमएल के बारे में देखेंगे जो कि ऑल टाइम फेवरेट या फिर कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स की डार्लिंग बना हुआ एक पीएसयू है, जिसने लगभग इसके लोअर से अगर हम देखें 52 वीक लो से हम देखें तो लगभग 93% इसने रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिए हैं। वही ये स्टॉक 1.6% बढ़ा है आज। और इस स्टॉक के अंदर कुछ पॉजिटिव खबर आ रही है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है और मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में इसको एक बड़ा शेयर यहाँ पर मिल रहा है। वहीं आईडीबीआई बैंक के बारे में हम बात करेंगे, लगभग 101 रुपये यहाँ पर इसका प्राइस टैग चल रहा है। 0.3% ये जो स्टॉक है यहाँ पर ये गिरा हुआ है। वहीं इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन का फेज जो है वो एक्टिव है, यानी कि गवर्नमेंट इस बैंक को अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है। डाबर इंडिया का शेयर देखें अगर हम तो लगभग 495 इसका प्राइस टैग है। वहीं ये जो स्टॉक है ये ट्रेंड में इसलिए है बिकॉज गांव में इसकी गिराकी ज़्यादा बढ़ गई है और जो दूसरे इसके कॉम्पिटिटर्स है गांव में इसने उनको पछाड़ दिया है। तो सबसे पहली बात हम देखें, सबसे पहला यहाँ पर हम फोकस करें वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील के टाटा स्टील के लिए एक खबर आई थी कि इसमें लगभग 1902 करोड़ रुपए की इस पे पेनल्टी लगाई है उड़ीसा माइनिंग डिपार्टमेंट ने। और ये जो स्टॉक है इस पर ये जो खबर है ये इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों डालती है, बिकॉज देखो आज के डेट में जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना यार, वो आपके लिए एक रिलायबल पार्टनर चाहती है। ठीक है, यानी कि आप अगर यहाँ पर ऐसा करते हो कि भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर फुलफिल नहीं करते हो, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था और उड़ीसा माइनिंग डिपार्टमेंट ने टाटा स्टील पर एक बड़ी पेनल्टी यहाँ पर लगाई है। तो इससे देखो इफेक्ट ये पड़ता है कि ये पेनल्टी भली इस कंपनी के हिसाब से छोटी है, लेकिन इफेक्ट ये पड़ेगा कि फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें मिलने वाले होंगे, अब वो हो सकता है कि 2 बार गवर्नमेंट सोचे देने के लिए। ठीक है, चलो ये तो एक छोटा सा यहाँ पर एक पॉइंट देख लिया हमने। बड़ा प्रेशर जो है इसे यूएस टैरिफ और यूके की टैरिफ की जो टॉक्स है उससे पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है यूएस टैरिफ की वजह से जो यूरोपियन मार्केट में इसका बिजनेस है वो हर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से टाटा स्टील का एक बड़ा बिजनेस यूरोप के अंदर है और टाटा स्टील का ये जो बिजनेस है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर हर्ट होगा तो ये शेयर की प्राइस यहाँ पर गिरेगी। अब अगर स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो ये इसके ऑल टाइम हाई से या फिर अप्रैल के हाई से आप यहाँ पर देखो 17% ये स्टॉक यहाँ पर नीचे गिर गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमारे लिए हो सकता है, बिकॉज टाटा स्टील इज़ ह्यूज। टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है और 17% जब अगर वो कंपनी गिर गई है तो ये रिकवर भी अच्छे से कर लेगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अब देखो शॉर्ट टर्म रिकवरी तो मैं यहाँ पर गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर प्लान बना के चल रहे हैं कि एक लंबा पैसा आपको फंसाना है इसमें, तो 2 से 3 साल तक भी अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं तो फिर आप यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो पिक कर सकते हैं। बिकॉज 2 से 3 साल में यहाँ पर आपको सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन होती हुई दिखेगी, बिकॉज यूएस जो है वो भी इतने टैरिफ्स यहाँ पर झेल नहीं सकता और दूसरे ये भी जो देश हैं ये भी इतने टैरिफ्स यहाँ पर झेल नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के कॉरपोरेशन से चलते हैं, तो ये टैरिफ की जो वॉर है ये इक्विलिब्रियम पे आकर सेटल हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे को भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और हमारे को भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर आके ये जो वॉर है ये सेट हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं अगला स्टॉक अपना इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अभी थोड़ा सा अंडर प्रेशर में है और ये जो अंडर प्रेशर है जिस वजह से गिरा है, बट यही जो गिरावट है यहीं पर एक एंट्री पॉइंट अच्छा इन्वेस्टर अपना बनाता है। देखो सीधी सी बात है कि किसी की मौत पर हम नाचते हैं, यही स्टॉक मार्केट है। तो देखो अभी अगर हम इसकी बात करें तो नेट एडवांसेस इस स्टॉक के लगभग 3% नीचे गिर गए हैं, वहीं इसका सीए से 31.5% नीचे गिर गया है। ये इसके पहले क्वार्टर के रिजल्ट है और क्वार्टर के रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे नहीं आए थे। सेंटिमेंट गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर
और इसका गिरा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर बोला है कि भाई अब इस स्टॉक को हम बेच देंगे, यानी कि उसने ये बात रिलीज करी है। प्राइस एक्शन की बात करें तो लगभग इसका 14% ये मार्च के लो से काफ़ी ऊंचा है, लेकिन जो इसका Q4 का इसका जो पीक इसने लगाया था उससे ये अभी नीचे है। अब मैं इस शेयर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज ये जो लोअर इसने लगाया था उससे थोड़ा ये नीचे उठ चुका है, लेकिन इसका जो हायर था अभी वहाँ तक ये पहुँचा नहीं है। तो बीच में कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वो लाई कर रहा है, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमारे लिए हो सकता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो महीना है उसे इस महीने के अंदर ये स्टॉक को थोड़ा सा नोटिस करिए, ये स्टॉक की क्या पोजीशन है, क्या टेक्निकल एक्सपेक्ट्स इसके बन रहे हैं, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी एंट्री हम ले सकते हैं। अगला स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक, और इस स्टॉक को मैं काफ़ी बढ़िया स्टॉक मानता हूँ, वो है BEML यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है इसको एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर यहाँ पर मिल सकता है। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 1,05,000 के डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पर परचेस करने का एक पूरा प्रावधान बनाया है, जहाँ पर BEML एक बड़ा रोल प्ले करेगा, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर इन्हें मिल सकता है। और उसके बाद ये एक पॉजिटिव खबर ये भी आ रही है कि BEML का जो स्टॉक है वो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस इसके अंदर की जा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि इसका जो शेयर है वो बेचा जा रहा है, सरकार अपने पास जो शेयर रख रही है उसमें से थोड़ा स्टॉक प्राइवेटली दिया जा रहा है। अब देखो प्राइवेट प्लेयर्स जब इसके अंदर आएंगे तो ये स्टॉक्स फिर एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं हमेशा वो चाहते हैं कि भाई शेयर की प्राइस बढ़े। उनको देखो गवर्नमेंट का हमेशा रहता है कि भाई जो भी रेवेन्यू आता है उनका डिविडेंड बांट दो। अब प्राइवेट प्लेयर्स का ऐसा रहता है कि भाई हमें डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, हमें ये जो स्टॉक है ये बढ़ना चाहिए, एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा एग्जिट इसके अंदर ताकि हम ले सकें। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट होने से ये जो स्टॉक है उसको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। स्टॉक के ट्रेंड की अगर हम बात करूँ तो इसके 52 वीक लो से ये लगभग 93% ऊपर है, यानी कि लगभग डबल करके दे दिया है यहाँ पर इसने पैसा। और जो इसने फरवरी में हाई लगाया था 18% का, जहाँ पर मतलब काफ़ी उस टाइम तो क्या काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था ये स्टॉक। 18% के हाई पर इसने काफ़ी उससे तो काफ़ी नीचे आ गया है, लगभग 18% का जो हाई लगाया था उससे 18% ये स्टॉक नीचे आ चुका है। सॉरी। तो इस स्टॉक की रिकमेंडेशन यहाँ पर मेरी ये है कि देखो अभी ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इसे मिले हैं, इन फ्यूचर अगर हम लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म भी अगर हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं बिकॉज स्टॉक काफ़ी ट्रेंड में है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम करना चाहते हैं और सही में ये जो बिजनेस इसका बड़ा है उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें रुक के, यानी कि मतलब इस हफ्ता भी स्टॉक को देखो और एक अच्छे पॉइंट पर यहाँ पर एंट्री ले लो। 2 से 3 साल तक भी अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखते हो तो फिर भाई मतलब मज़ा आ सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज एक काफ़ी क्रीम कंपनी है मुझे दिखती है हमेशा से। अगली बैंक है IDBI बैंक काफ़ी ट्रेंड में इसलिए बिकॉज LIC इसका शेयर यहाँ पर बेच रही है। लगभग 60 से 72% जो LIC के पास में शेयर है इसके, LIC यहाँ पर इसे प्राइवेटाइजेशन में डाल रही है। लगभग सितंबर 2025 तक ये जो कंपनी है ये एक बड़ी प्राइवेटाइजेशन इसके अंदर हो जाएगा। परफॉर्मेंस जो है इसका लगभग काफ़ी ठीक निकला है इस कंपनी का। लगभग PAT जो है लगभग इसका 18% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट, और उसके बाद NPS जो है इसके वो काफ़ी कम हो गए, यानी कि जो लोग लोन देते हैं और जिनको लोन ये बैंक देती है और वो लोन अपना वापस नहीं करते, ऐसे लोगों की तादाद इस बैंक के अंदर घटी है। घटी है, बढ़ा नहीं था मैंने, गलत बोल दिया। प्राइस ट्रेंड जो है इसका लगभग 52 वीक हाई के नियर है, और 53% ये जो स्टॉक है ये नियर यहाँ पर है। अब देखो एक बात ये बताता हूँ मैं आपको, लोगों को लगता है कि यार ये स्टॉक इतना हाई पर है और ये अभी एकदम इसके ऊपर चला जाएगा। देखो इसके क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और जब किसी भी बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, तो फिर उस बैंक के डिसीजन काफ़ी सही लिए जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट अब अगर अपना कंट्रोल इस पर गिव अप कर रही है तो फिर ये प्राइवेट हाथों में जाएगा, तो इस बैंक के जो डिसीजन हैं और जो काफ़ी हार्श डिसीजन इसे लेने चाहिए इसकी बढ़ोतरी के लिए, वो डिसीजंस यहाँ पर लिए जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो देखो एक ट्रेड ड्रिवन वॉलेटिलिटी यहाँ पर है, यानी कि इवेंट ड्रिवन वॉलेटिलिटी यहाँ पर है, यानी कि अगर ये जो भी खबर इससे रिलेटेड आती है स्टॉक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये स्टॉक ऊपर नीचे यहाँ पर होता जाता है। वहीं इसके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी मतलब
सबसे ज़्यादा नए प्रमोटर से रिलेटेड है। यानी कि अभी सबसे बड़ा प्रमोटर एलआईसी है, बट एलआईसी अगर अपना स्टॉक डाइल्यूट करता है तो नया जो प्रमोटर आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। अब अगला स्टॉक देखेंगे, आखिरी स्टॉक अपना डाबर इंडिया। डाबर इंडिया ने एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। जो भी रूरल एरिया है वहाँ पर इसने अपना होल्ड जो है वो बढ़ाया है। यानी कि वहाँ के मार्केट में जो दूसरे सारे सब लोग थे उनको इसने बीट करा है और पूरे 4 क्वार्टर तक इसने ये काम करके दिखाया है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स जो है वो अब कहीं ना कहीं इसके बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट यहाँ पर कम होती जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसका बिजनेस भी काफ़ी बढ़ रहा है रूरल एरियाज़ में, और इसका प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसके लो से तो ये 14% है, लेकिन जो हाई इसने लगाया था उससे अभी भी ये 26% जो है वो नीचे है। यानी कि ये कहीं ना कहीं जो ऊपर भी जा रहा है और जहाँ ये पीक पर पहुँचना चाहता है उसके कहीं ना कहीं बीच में अभी फ़िलहाल ये स्टॉक लाई कर रहा है। यानी कि टोटल हाई पर भी नहीं पहुँचा है तो लो से भी थोड़ा बहुत ऊँचा उठ रहा है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखो एफएमसीजी जो है वो एक सेफ सेक्टर है सबसे पहली चीज़। और मेनली बहुत सारे जो इसके बादशाह, जैसे बादशाह मसाले हो गए, ये डाबर बनाता है, तो यानी कि बिजनेस जो है काफ़ी इसका बढ़ रहा है। और क्वालिटी के नाम पर डाबर तो खैर था ही शुरू से। तो एक तरीके से गांव का जो एरिया है, सिटीज़ के अंदर हम देखेंगे कि जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं वो डाबर के प्रोडक्ट्स यहाँ पर अब कम बेचना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और खुद के जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि रिलायंस के अंदर अगर हम देखें तो खुद के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर ज़्यादा बेच रहे हैं। डीमार्ट में भी ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है। तो बाकी गांव की जो पॉपुलेशन है वो इसको ज़्यादा खरीद रही है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है स्टॉक के लिए। डाबर के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज स्टॉक उठ भी रहा है लेकिन पूरा नहीं उठ पाया है, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमारे लिए हो सकता है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर कुछ यहाँ पर गलती हो गई मुझसे तो आप कमेंट्स में बताइए। एंड और भी कौन कौन से स्टॉक्स है आप यहाँ पर मुझे सजेस्ट करिए, और उसके बारे में क्या मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ और फिर मैं मेरी जो राय है वो यहाँ पर दूंगा। देखो मेरा जो पूरा रहता है ना वो फंडामेंटल एक्सपेक्ट रहता है, टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में यहाँ पर हम बात नहीं करते हैं। देखो कुछ जगह टेक्निकलिटी फिर भी देखी जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो ट्रेंड है इसके वो देखे जाते हैं, लेकिन जो फंडामेंटली स्टॉक जो स्ट्रांग रहता है वो फिर उसको किसी टेक्निकल एक्सपेक्ट का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में भले पड़ जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में तो फिर वो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे BEML हो गया, तो भाई इनके पास बिजनेस है, जब ये बिजनेस इतना बढ़िया कर लेंगे तो फिर ये स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।